हेलो एवरीबॉडी। ये अनवर भाई, शायद कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो पहले व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पहचान लिया हो। इटली में होते हैं, स्वीडन आए थे स्पेशली विंटर में। आप बाहर देख सकते हैं, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उपसाला यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। तो हम लोग जो है यहाँ बैठ के गपशप भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलें हम लोग इससे इनसे भी पूछते हैं कि इनका कैसा रहा विज़िट, और स्पेशली आप लोगों के लिए कि स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें बताएंगे कि आप लोग कैसे जो है ना अवेल कर सकते हैं। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं मास्टर या पीएचडी की, तो ये आप लोगों को बताते हैं। अनवर भी, सबसे पहले तो आप हेलो हाय करें अपने व्यूवर्स को, और पहले तो आप ये बताएं कि आपका स्टूडेंट का ट्रिप कैसा रहा। फिर हम लोग जो है ना कहीं बैठ के आराम से उनसे ना फर्दर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, इटली की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। थैंक यू एवरीवन। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया नुमान भाई ने। तो जैसे ये कह रहे थे लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हम जर्मनी स्विट्ज़रलैंड हाँ वगैरह इकट्ठे थे। बिल्कुल। हाँ, तो ये फर्स्ट विजिट है मेरा स्वीडन का। इट्स गुड। मैं यहाँ के विंटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा था। -16 और 17 डिग्री आज है। आज गाइस -18 था, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पीछे जो है ना बर्फ़ भी पड़ी हुई है। हाँ, तो और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो अब हाँ। बाकी जो है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर हों। अच्छा अनवर भाई, नॉर्मली जो व्यूवर्स के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इससे पहले मैंने जो है ना कनाडा के ऊपर भी एक कंप्लीट डिस्कशन बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज अनवर भाई से पहले तो जनरल ओवरव्यू रहते हैं कि अनवर भाई की क्या थॉट्स हैं इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनवर भाई, जो ओवरऑल आप जनरल ओवरव्यू है, जो आप मैसेज देना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप वो दें, फिर मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपने स्कॉलरशिप इटली के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाँ बिल्कुल। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम लास्ट सेमेस्टर में हैं मास्टर्स के, हम्म। या अभी थीसिस सबमिट करना है एटसेट्रा। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, खासकर अगर हम इटालियन स्कॉलरशिप की बात करें हम्म। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद, स्कॉलरशिप कंफर्म होने के बाद, वो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, लेट्स से 3 मंथ या 4 मंथ देते हैं, जिसमें आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा कर हम्म। वेरीफाई करवाने के बाद दोबारा उनको सबमिट करनी होती है। नहीं, नॉर्मली ठीक हो गया ये डॉक्यूमेंट्स से पहले कि आप ये बताएं। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है जो आता है, क्या कि आपको बैचलर के बाद ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, मास्टर के बाद पीएचडी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस बंदे को नहीं, अप्लाई करना चाहिए? इटली के अंदर आप मास्टर्स के लिए आ सकते हैं, हम्म। लेकिन बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी के नहीं आ सकते। ये अच्छा। पाकिस्तान की तरह सिस्टम है। अगर आप हम्म। पाकिस्तान से मुझे बाकी इंडियन या बांग्लादेश का अंदाज़ा नहीं है, अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से, तो आपका मास्टर यहाँ 2 साल का होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पीएचडी कर सकते हैं। डायरेक्ट बैचलर के बाद पीएचडी के लिए आप नहीं आ सकते। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में। जनरल आपने बेसिक ओवरव्यू दे दिया। हम्म, फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट्स के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अब दोनों एंगल से देखें। हम्म, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने जो है अभी रिसेंटली फॉर कह लें कि मास्टर कंप्लीट किया। मैं पीएचडी के लिए जॉब, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ढूंढ रहा हूँ। एक हम्म। एंगल से आप ये देखें, एक ने मास्टर के लिए ढूंढ रहा है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अब मुझे नहीं पता कि मैंने इटली जाना है, कैसे जाऊँ, कुछ भी नहीं पता। अब स्क्रैच से ये समझिए कि आप एक बंदे को गाइड कर लें, कैसे गाइड हम्म। करें। दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रही हैं चाहे पीएचडी के लिए, ठीक हो गया। मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप जो लास्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखना स्टार्ट कर दें। हमें सबको पता है कि फेसबुक के ऊपर स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रुप है हम्म। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिस पे सबसे बड़ी कंपेन चलती है वो भी इटालियन स्कॉलरशिप की चलती है। तो अगर आप इटालियन स्कॉलरशिप को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो मोस्टली आप कह सकते हैं फेब और मार्च, हर साल फेब और मार्च से वहाँ पे एक पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है, जिसका टाइटल होता है इटालियन स्कॉलरशिप फाइल 1। उसे रेनफॉल के नाम से भी बोलते हैं, हम्म। हम उर्दू में बोलते हैं बारिश होना, हम्म। बरसात होना। तो उस फाइल का नाम होता है इटालियन रेनफॉल 1। हम्म। मतलब उसमें आपको टेबल्स बना होगा, टेबल में यूनिवर्सिटी, उसकी डेडलाइन, उसके डिपार्टमेंट। हम्म। कुछ टाइम के बाद उस जो स्कॉलरशिप के एडमिन हैं उस हम्म। ग्रुप के, वो फिर वर्जन 2 डालते हैं उस फाइल का, वर्जन 3। वो फाइल फेब से स्टार्ट होती है और एंड होती है ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में, समटाइम अक्टूबर में एंड होती है। ठीक हो गया। मतलब पूरा साल इटली में जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, खासकर पीएचडी की, हम्म। वो उस फाइल्स के अंदर रिटर्न होती हैं। ठीक हो गया। तो आप उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कब डेडलाइन है, किस डिपार्टमेंट की,
किस यूनिवर्सिटी की एक्सेट्रा। मास्टर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है मेरे ख्याल में। अगर हम वीडियो को मर्ज ना करें तो बेहतर है, या इसको एमएस के लिए रखें या चलें, पीएचडी के लिए। हम ऐसा करते हैं, फोकस ना मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए कर लेते हैं इस चीज़ चलिए, का। मैंने मैं थोड़ा सा पीएचडी का बताया, जो स्कॉलरशिप नेटवर्क ने बताया, मैं मास्टर्स की भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, बात स्टार्ट ही हो गई है। मास्टर का नहीं, क्राइटेरिया सेम है। अगर आप अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप देखना स्टार्ट कर दो यूनिवर्सिटीज को। तो ये थोड़ा सिंपल है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी का नेम ओपन करें और उसके एडमिशन देखें ओपन है कि नहीं। इससे भी सिंपल है, यूनिवर्सिटी टैली के नाम से एक वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी टैली मतलब ये कह लें यूनिवर्सिटी इटली.IT के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी टैली बोला जाता है। आप उस वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे सारी की सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर सारी एडमिशन अवेलेबल होते हैं। कौन से प्रोग्राम इंग्लिश में हैं, कौन से प्रोग्राम इटालियन के अंदर हैं, वो आप जाके अप्लाई करें। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर यूनिवर्सिटी का लिंक दिया होता है, हर यूनिवर्सिटी का पोर्टल क्या है। तो मेरे ख्याल में मास्टर्स का स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तरह सिंपल है। आपने जाके अप्लाई करना है, हर यूनिवर्सिटी के एक एप्लीकेशन पोर्टल होगा, वहाँ जाके अप्लाई करना है, वो आपको एवेल्यूएट करते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं। हर यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअली अप्रोच करना है या अगर फिर? यूनिवर्सिटी मैं शायद रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उस वेबसाइट पे चले जाएं, लिंक में मैं आपको दे दूंगा, आप ठीक हो ऐड गया, कर ये लीजिएगा। बेस्ट रहेगा। हाँ, तो उस पे चले जाएं तो वो ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा। एक और bando.com है या bando.it है, मैं उसका भी लिंक एग्जैक्टली जो है वो आपको दे दूंगा। वो जो है मोस्टली मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए है। पूरे इटली में जहाँ पे भी एडमिशन अवेलेबल होते हैं वो वहाँ पे आपको आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ सोर्सेज बताए हैं, मे बी व्यूअर्स में से कुछ ऐसा हो जिसने ये काम पहले से किया हो, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होगी। और इसमें ठीक हो गया, आपने एक जनरल ओवरव्यू बताया कि आप इंटरनेट पे कैसे जाकर अपनी जो है ना स्कॉलरशिप हंट करनी है। हम्म। सेकेंडली, लेट्स सपोज आप चले गए, अब मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है इस इटली में अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग या कुछ फीस भी देनी पड़ती है, कुछ ये वेरी जो करता है? है, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, अब मैक्सिमम अगर वेरी करने में मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम जो फॉर ये मेरे ख्याल में एग्जाम्पल? 5 to 6 यूरो से स्टार्ट होती है, अच्छा, ये अप टू 60, 70, 80 यूरो तक जाती है। अब लास्ट और टाइम जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया था कोई फीस नहीं थी, अच्छा, इस साल उन्होंने 30 यूरो फीस रख दी है। पर इंडिविजुअल जो अप्लाई करेगा जी, जो 30 अप्लाई यूरो है? करेगा। अच्छा, अच्छा। समटाइम ये एक ही बार अप्लाई करनी होती है पर प्रोग्राम के लिए, हम्म, समटाइम जितने मर्जी आप प्रोग्राम बीच में ऐड कर लें। अच्छा। जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप हम्म, डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और ये वेरी करता है सब। लेकिन मेरे हिसाब से 50% यूनिवर्सिटीज फीस लेती हैं, अप्लाई करने की 50% नहीं लेती। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिस बंदे ने फीस अप्लाई करनी है वो पाकिस्तान में अगर वो बैठा हुआ है, बाकी मुझे साउथ एशियन कंट्रीज का नहीं पता, तो हमारे यहाँ जो है हम क्रेडिट कार्ड के अलावा फीस पे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मल डेबिट कार्ड से जो पाकिस्तान में बैंक से मिलते हैं वो हम्म, अलाउ नहीं करते हमें। ठीक हो गया। हम्म। तो ठीक है, आपने ये जो है बेसिक फर्स्ट स्टेप आपने बताया कि ये चीज़ें क्या करनी है। अब सेकंड स्टेप जो है कि ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कैसे वेल मैनर होने चाहिए, सीवी का फॉर्मेट हो गया, और फर्दर कौन कौन से ना ओवरऑल एक व्यू दे दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक अगर हो वो गया। कंप्लीट हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कंप्लीट हैं, इफ़ यू आर श्योर के लास्ट सेमेस्टर में आप डिग्री ले लेंगे, तब वो अप्लाई कर लें, चाहे मास्टर्स के लिए करें चाहे या पीएचडी के बैचलर लिए के लिए? करें। हाँ, तो आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि टिल दिस डेट हम्म, मेरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आप डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दोनों के लिए, चाहे वो पीएचडी है चाहे मास्टर्स है, हम्म, आपके लिए छोटा सा रिसर्च स्टेटमेंट एंड हम्म, रिसर्च प्रपोजल हम्म, दोनों होना ज़रूरी है। समटाइम रिसर्च स्टेटमेंट को यहाँ पे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, हम्म, बट दोनों के लिए आपको 3 to 4 पेजेस का, खासकर पीएचडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पीएचडी के तो मैं पहले आता हूँ, मास्टर में बाद में थोड़ा सा करूँगा। पीएचडी में यहाँ पे अब जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं आप, तो आपके हर डॉक्यूमेंट्स के नंबर होते हैं। पीएचडी में? पीएचडी में ठीक लेट्स हो गया। लेट्स से मैं मेजोरिटी केस में ये होता है हम्म, 50 मार्क्स होते हैं। हम्म, अब अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, 5 to 10 मार्क्स डॉक्यूमेंट्स के हैं। हम्म, अगर आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया है, 5 to 10 मार्क्स, 20 मार्क्स उसके हैं। हम्म, सीवी के भी 5 to 10 मार्क्स हैं, आपके पब्लिकेशन हैं पीएचडी उसके भी 5 to 10 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्राइटेरिया दिया होता है, और जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक पीडीएफ, जिसे हम्म, इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉल, हम्म, वो कॉल के नाम से एक पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। उस फाइल के अंदर उस यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं, हम्म, कौन से प्रोफेसर के पास वो पोजीशन जा रही हैं, हम्म, कब डेडलाइन है, कब इंटरव्यू होगा, किस लिंक पे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरी प्रोसीजर, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितने साल की ड्यूरेशन है, कौन कौन सी कंपनी फंड कर रही है,
हर यूनिवर्सिटी ने एवरी ईयर अपने एडमिशन वेबसाइट के ऊपर वो फाइल अपलोड की होती है ठीक हो पीडीएफ गया। फॉर्म के लिए, और वहाँ पे ये लिखा होता है कि अगर आप सीवी अपलोड करेंगे इतने नंबर हैं, हम्म। अगर आप रेफरेंस लेटर अपलोड करते हैं इतने नंबर हैं, अगर आप रिसर्च प्रपोजल कह लें, स्टेटमेंट कह लें, वो अपलोड करते हैं इतने नंबर हैं। साथ ये भी लिखा होता है अगर 50 मार्क्स हैं, 50 में से 36 वाले को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या 40 वाले को शॉर्टलिस्ट के लिए किया अच्छा, जाएगा, तो हर एक डॉक्यूमेंट्स के नंबर हैं इटली के अंदर। उसके उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनल इंटरव्यू की कॉल जी, उसके कॉल होती है। अकॉर्डिंग फाइनल इंटरव्यू की कॉल होगी उसके अकॉर्डिंग, और देन फाइनल इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया होता है कि कितने नंबर वाले को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। इसमें मैं मेरा जो क्वेश्चन है कि आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट ये है कि मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स आया अटेस्टेड होने चाहिए कि नहीं, अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। HEC से अटेस्टेशन जो हमारे यहाँ वो वो नहीं। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं एम्बेसी के हम्म। अंदर, तब वो चीज़ आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि आपको इक्वलेंसी लेनी होती है, जिसे डीओवी बोला जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपको इटालियन एम्बेसी प्रोवाइड करेगी, हम्म। जिसमें लिखा होगा कि पाकिस्तान की एमएस जो है इटली में इस डिग्री के इक्वल है। हम्म। वो उसको समझेंगे इटालियन सिस्टम के अंदर, वो कभी भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। जो इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी देगी डीओवी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, तो वो उसको फॉलो करेंगे, वो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है, यूनिवर्सिटी उसी को अंडरस्टैंड करती है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स में अंडरस्टैंड नहीं करेगी वो। वो मतलब कि जब आप सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद का जी, प्रोसेस आपका सिलेक्शन हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हाँ और वो अप्लाई करना पड़ेगा विद द वीज़ा। ठीक हो गया। फिर मुझे फिर ये गाइड कर दें कि इसके अंदर जो सीवी का फॉर्मेट ऑब्वियसली मैंने सुना है कि यूरोपास सीवी जी, के पॉइंट ऑफ व्यू ये से अच्छा है कि आप यूरो पास पे बना लें, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। दूसरी भी हो तो चल जाती हाँ, है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, जब जिस डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था पीडीएफ फाइल की, जो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट, कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। वहाँ उन्होंने बताया था कि इस सीवी का फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। हर डिपार्टमेंट ने अपना फॉर्मेट दिया होता है। अगर कोई फॉर्मेट नहीं दिया तो आप जो मर्जी फॉर्मेट लगा लें। अगर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट यूज़ करके आपने सीवी बनानी है, तो आपको वही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और रिसर्च स्टेटमेंट आप जिस एरिया में टारगेट करना चाह रहे हैं कि उसी एरिया से कंसाइज, मुझे मुझे जो मेरा मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आपने रिसर्च की है या कर रहे हैं एक जनरल स्पेसिफिक एरिया के अंदर, नैरो करके आप जाते हैं जैसे मेडिकल इमेजिंग के अंदर, या फॉर एग्जांपल आप फिर चले जाते हैं जी कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसी पर्टिकुलर जो निश है उसको आपने टारगेट करना है जनरली, क्योंकि उस पर्टिकुलर डोमेन को लेना और उसको फाइंड ये करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इसको। हाँ। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर, वो किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। वेरी सिंपल आंसर है। आप मेरे ख्याल में अब कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं, मैं भी कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा हूँ। तो हमें पता है, मुझे पता था कि मैंने कंप्यूटर विजन में अप्लाई करना है। एक बंदा कैंसर पे काम कर रहा है, बायो में काम कर रहा है, या स्टैट्स में काम कर रहा है, इकोनॉमिक्स में काम कर रहा है। मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स को इतनी नोआ हो जाती है कि उन्होंने पीएचडी में किस एरिया में, अपने रेलेवेंट एरिया में अप्लाई करना है। सो सबसे पहले अपना एरिया फाइंड आउट करें। जब आपको पता होगा ये एरियाज हैं, ये डोमेन्स हैं, मैंने इस पे काम करना है, तो आपने यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट मैंने बताया स्कॉलरशिप नेटवर्क पे अवेलेबल होती है, आपने देखने हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालनी है, आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट उसमें होगा। रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाके देखें, ठीक है मेरी जो डोमेन है, लेट्स से आप ए टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, बी टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, आया उससे रेलेवेंट कोई पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इटली में ऐसा नहीं होता कि आप ओवरऑल अप्लाई कर दें, नो, इट्स नॉट लाइक सिंपल। आपको वो जो कॉल होगी उसमें गिवन होगा कि प्रोजेक्ट कौन सा है। आप कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं विद कैंसर डिटेक्शन के लिए, आप लेट्स सपोज बायो पे काम कर रहे हैं फिशरीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट मेंशन होता है, डिस्क्रिप्शन के साथ 2 से 3 पैराग्राफ होंगे कि ये प्रोजेक्ट है, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं। वो प्रॉपरली लिखा होता है। अगर आपको लगता होगा कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, फिर आपको उसके रेलेवेंट एक 4 to 5 पेजेस का प्रपोजल बनाना पड़ेगा। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इस पे ये काम करूंगा और इस तरह लेके चलूंगा। अब जिस बच्चे ने मास्टर में थीसिस पे काम किया होगा, उसको रिसर्च प्रपोजल बनाना आता होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये मोस्टली क्वेश्चन आता है जी, रिसर्च प्रपोजल दे दें, कैसे बनाना है, आपने भी पढ़ा होगा, आप भी अब पीएचडी में आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे केस में भी ऐसे ही था, हम भी कंफ्यूज थे। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने मास्टर में रिसर्च की हुई है, पेपर पब्लिश किया हुआ है या पेपर लिखा हुआ है, चले पब्लिश नहीं किया हुआ, आपने थीसिस किया हुआ है, तो आपको छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख के उसमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है,
मोटिवेशन के कुछ स्टेप्स ऐड करनी है और मेथोडोलॉजी देनी है। ये मेथोडोलॉजी टेंटेटिव होती है, ये कोई फिक्स मेथोडोलॉजी नहीं होती। ठीक हो गया। उनको पता होता है फ्यूचर में चेंज होगी। उस साथ आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने हैं। ये 4 पेजेस मैक्सिमम इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, और ये आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है जो पोजीशन अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन अवेलेबल है, दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन अवेलेबल है, एरिया सेम है, डोमेन सेम है, प्रोजेक्ट डिफरेंट है, तो हम हर बार नया बनाए नहीं। इसके लिए है कि आपको जेनेरिक रखना पड़ेगा। इतना जेनेरिक हो कि आप उसमें 1 से 2 घंटा स्पेंड करें और उसको चेंज कर लें 1 to 2 आवर्स के अंदर, लेकिन उसकी मेन बॉडी वही रहनी चाहिए जो आपका काम है। और रिसर्च प्रपोजल हर यूनिवर्सिटी मांगती है, आप कुछ कह रहे हैं जो आपने ये बात की है? 99% यूनिवर्सिटी मांगती है इटली के तो अंदर। ये मस्ट भी होना चाहिए जो वो जो सबसे ज्यादा मार्जिन ये- इसी का है, 20 अच्छा से 25 नंबर फ्रॉम टाइम यूनिवर्सिटी इसको देती है। अच्छा। और ये पीएचडी के लिए है, ये मास्टर PhD के केसेस में? मास्टर्स की PhD में ऐसा इसको कोई नंबर नहीं होते। अच्छा अच्छा। आपने लिखना होता है, ये भी 2 से 3 पेजेस का, हम्म, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हम्म, ये क्वाइट इजी है। हाँ, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में वो शायद इंटरव्यू भी लें, हम्म, क्योंकि मैं मास्टर्स का नहीं हूँ, लेकिन हम्म, मैं जो ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ वो सिमिलर है। अच्छा। लेकिन जितना मेरा लिंक है मास्टर्स के साथ, इंटरव्यू नहीं होता। हम्म, आपने फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, हम्म, इवेल्युएशन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, या वो आपको एडमिशन दे देते हैं या नहीं देते। अच्छा। तो आपका कहने का मतलब, मैं सम अप कर लूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको? एक सीवी चाहिए? एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी चाहिए। सीवी चाहिए। मैं PhD की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सीवी चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक हो गया। रिसर्च प्रपोजल वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक हो गया। जी, अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिकेशंस। हम्म, और इसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, जिसे रेफरेंस लेटर भी बोलते ठीक हो हैं। गया। अब ये डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में 20% यूनिवर्सिटी में ऐसी हैं जो आपसे कहेंगे लेटर खुद अपलोड करें, रेफरेंस लेटर हम्म, या रिकमेंडेशन लेटर। हम्म, लेकिन 80% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि आपने उस प्रोफेसर की ईमेल देनी है जिसने आपको रेफरेंस लेटर दिया हुआ है। अच्छा। तो उसके पास यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ईमेल भेजेगा और उसको आपके बिहाफ पे लेटर अपलोड करना है। ठीक हो गया। तकरीबन 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने करने। फिर एक और अनवर भाई, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आया कि मुझे ये बताएं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स का कितना रोल है, क्या होना चाहिए? ये दोनों में से? PhD में नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं PhD मांगते में इंग्लिश को? PhD में बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। अच्छा। हाँ, ये डिपेंड करता है पोजीशंस के ऊपर। मैं जिन हम्म, पोजीशन की बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल ऑर्डिनरी पोजीशन है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये डिपेंड करता है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज इटालियन ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे फेलोशिप आई हुई है, वो आपसे मांग सकते हैं। फेलोशिप को अगर आप एक्सप्लेन करते थोड़ा बहुत बता PhD फेलोशिप नॉर्मल इटालियन स्कॉलरशिप से डिफरेंट होती है। नॉर्मल इटालियन स्कॉलरशिप में आपको अगर स्टाइपेंड मिलेगा 1500, 1400, 1300, 1600 यूरो मिलता है, डिपेंड करता है रीजन के ऊपर। पर ईयर की बात कर रहे हैं? 1300? नहीं, पर मंथ अच्छा, पर मंथ। पर मंथ अच्छा की अच्छा। बात करूँ जाहिर मैं ठीक हो लेकिन गया। फेलोशिप इट्स अ डिफरेंट, हम्म, थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव होता है, इसमें क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। अच्छा। बट मैं सम अप करूंगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो मांग सकती हैं आपसे, लेकिन 90% यूनिवर्सिटीज आपसे आइल्स नहीं मांगती। आइल्स नहीं मांगेंगे। 90% ठीक हो यूनिवर्सिटीज गया। और नेक्स्ट, लेट्स सपोज आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, आपने अपलोड कर दिए यूनिवर्सिटीज में ना, सब कुछ होने के बाद अब बात आ गई कि ठीक है जी, आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू की, इसके बारे में थोड़ी बहुत टिप्स, और देन फिर अब आगे हम मूव करेंगे कि उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाए फिर क्या प्रोसेस करना है, ये वो अब मेरे इंटरव्यू हिसाब के से अगर ऊपर। आप इटली की बात करते हैं, हाँ। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं हम्म, वर्ल्ड वाइड, अगर हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम बात करें, तो जितनी हेल्प आपको इटालियन स्कॉलरशिप की मिलती है किसी की नहीं मिलती। ठीक हो गया। अगर आपने इटली में अप्लाई करना है, जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो स्कॉलरशिप नेटवर्क मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा भी ठीक है, स्कॉलरशिप नेटवर्क एक लिंक होगा क्या? हम डायरेक्ट जर्नली अगर गूगल से भी, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के पास सोशल नेटवर्क अकाउंट नहीं है या वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, मतलब नहीं, डायरेक्ट मैं जैसे मेरे केस में था, मैं गूगल पे गया और डायरेक्ट सर्च चलें किया चलें था। हम उस पर बात कर लेते हैं। हाँ। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, अगर एक हम्म, बंदा PhD अप्लाई कर रहा है वो भी, हम्म। तो कहाँ से सोर्स लेगा। मैं सोर्स के हाँ और भी जनरल लिंक्स पूछना चाह रहा हाँ, हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप नहीं, नेटवर्क के अलावा भी अगर आपके पास कोई। अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने प्रपोजल अपलोड किया होता है हम्म, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, उस प्रपोजल को आपने वर्बली एक्सप्लेन करना होता है विद इन 15 मिनट्स। अगर आपने 4 पेजेस का प्रपोजल दिया था, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं जी आपने अपनी प्रपोजल से रेलेवेंट कोई PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई होगी, 15 मिनट की आपने स्क्रीन शेयर करनी है और उसको आपने अपना आइडिया को एक्सप्लेन करना है। आइडिया वही होगा जो आपने रिसर्च प्रपोजल में सबमिट किया था, डिफरेंट नहीं।
इंटरप्ट करूंगा, इसमें ये जो प्रपोजल होता है आप जब अप्लाई करते हैं एक ही प्रपोजल लेके सब यूनिवर्सिटीज में जमा करवा सकते हैं? मैंने ये पहले बात भी की है कि मैं हमेशा आपका डोमेन एरिया वही रहता है। ठीक हो गया, अब आपने उसको ऐसे तरीके से बनाना है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में उसको अप्लाई उसको कर कवर हो जाए। सकें। उसमें 1 to 2 आवर्स स्पेंड करें, थोड़ी सी चेंजेस कर लें। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही प्रपोजल डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ये भी पॉसिबल नहीं है हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट बनाएं, ये थोड़ा सा एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये खुद बेहतर डिसाइड करना है स्टूडेंट्स ने कि मैंने कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, ठीक हो गया। क्योंकि ये एक जनरल फार्मूला नहीं है इसके ऊपर। जैसे ही आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, इंटरव्यू पे वापस आते हैं हम, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आप उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको पहले से ही आपके डॉक्यूमेंट्स की बेसिस वैल्यूट कर चुके होते हैं। आपने जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया होता है उसकी या पीपीटी उनसे कह लेनी है, पावर पॉइंट होनी चाहिए आपके पास। ठीक हो गया। आप उनसे पूछना है कि जी मैं पावर पॉइंट पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउ करेंगे, स्क्रीन शेयर करनी है और आपने विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपना सारा वो जो प्रपोजल सबमिट किया था उसकी बेस पे जो आपने पीपीटी बनाई होती है वो एक्सप्लेन करनी है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है नहीं, आपको अलाउ नहीं है, आप वर्बली एक्सप्लेन करें। ठीक हो गया। तो मेरे केस में मिक्सचर था, मैंने 5 to 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो वर्बली एक्सप्लेन किया था जैसे आप स्पीच दे रहे होते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा मॉडल है, मैं कैंसर डिजीज पे काम कर रहा हूँ, तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, जो मैं ठीक हो मॉडल लगा रहा हूँ क्यों लगा रहा हूँ। वो 5 से 10 मिनट आपको इंटरप्ट नहीं करते, आपने बोलते रहना कंटिन्यूसली। तो वो आपने इतनी अच्छी ग्रिप करनी है अपने उस प्रपोजल के ऊपर कि आप ओरली वर्बली बोल सकें बगैर किसी पेपर्स को पकड़े उस पर देखे। तो उसके बाद वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं। इवेल्यूशन आपको पहले ही कर चुके होते हैं, बस वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं आप किस तरह चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं, कन्विंस किस तरह कर सकते हैं, एलाबोरेट किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने जो है इंटरव्यू को ओवरऑल एक जनरल टिप्स दे दी लेकिन कैसे क्वेश्चन करते भी हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चन भी करते हैं। और और इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझसे उन्होंने मशीन लर्निंग के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, डीप लर्निंग के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए, जो कि मेजोरिटी आपकी उस जो प्रॉब्लम आपने बताई होती है प्रपोजल के अंदर उसी से रेलेवेंट होती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो जब आपका ये फाइनलाइज हो जाए, जो भी है इंटरव्यू हो जाए, अब इसके बाद क्या आपको कोई ईमेल आती है सिलेक्शन मतलब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटली की केस में। अच्छा, इटली की केस। इटली में सबसे बड़ा सिनेरियो है कि आपने जब एप्लीकेशन अप्लाई कर दी ना, वो आपको ईमेल नहीं करते कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन की ईमेल नहीं आती। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में 70% यूनिवर्सिटी तो आपको ईमेल नहीं करती। वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एक लिस्ट अपलोड कर देती हैं, उस पर आपका सारा शेड्यूल गिवन होता है, जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया होता है सबकी लिस्ट लग जाती है, आपके इतने नंबर है, आपके इतने नंबर है, आपके इतने नंबर है। तो लिस्ट के नीचे उन्होंने लिखा होता है जिन कैंडिडेट्स के इस परसेंटेज से ऊपर नंबर है वो सारे शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए। अच्छा, और उसी लिस्ट के नीचे सबसे एंड में लिखा होता है ये लिंक है, इस दिन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक हो गया। मतलब 30%, हार्डली 20% यूनिवर्सिटी तो आपको ईमेल करती है, ठीक है लिस्ट लग चुकी है, आप सिलेक्टेड है और आपका इस दिन इंटरव्यू होगा। 70% मेरे ख्याल में आपको नहीं कर, इससे ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी, वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं करेंगी। आपको खुद ही अटेंटिव रहना है। इसके लिए आपने एक एक्सेल फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बना के आपने लिखना है ये यूनिवर्सिटी है, इस पोर्टल पे अप्लाई किया था और इस लिंक के ऊपर इसकी लिस्ट आएगी। वो भी उसी फाइल के अंदर, उस पीडीएफ फाइल के अंदर मेंशन होता है कि हम लिस्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अच्छा, तो ये बी केयरफुल जो इटली में अप्लाई कर रहे हैं खासकर उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कि जब इंटरव्यू हो जाता है तब भी आपको समटाइम ईमेल नहीं आती। अच्छा, वो आपसे एक लिस्ट लगा देते हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आप ठीक हो इस गया। लिंक के ऊपर जाके आपने आपकी एनरोलमेंट करें, रजिस्ट्रेशन करें, तब भी ईमेल नहीं करते। 70-80% यूनिवर्सिटी आपकी ईमेल नहीं करती। मतलब जब आप अप्लाई करते हैं आपको जनरली ये चीज होती है कि यार फलानी तारीख को लगेगी, ये भी inform होता है या आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा? 90% यूनिवर्सिटी आपको बता देती हैं उसी पीडीएफ फाइल के अंदर जो उन्होंने अपलोड की होती है हाँ, कि यहाँ पे लिस्ट लगेगी, इस तारीख को लगेगी, इस तारीख को अच्छा। लगेगी और इस टाइम पे लगेगी। वो सब चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, लेट हो सकती हैं लेकिन जल्दी नहीं लगती। वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अप्रोच 70-80% यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट नहीं करती। आप सही कह रहे हैं, ये वेरी अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन कि मुझे याद है लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि स्पैम चेक कर लें। हाँ, ये मुझे याद है तो मैंने कि- स्पैम चेक किया था, मुझे एक यूनिवर्सिटी की ईमेल थी, बाकी 4 to 5 यूनिवर्सिटी को मैंने मैनुअली चेक किया था, अच्छा, उनकी ईमेल नहीं आई हुई। तो स्पैम में भी चली जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाल लिया हाँ, अच्छा, कि अच्छा। आपके साथ भी ऐसा हुआ था। बिल्कुल, मेरी सिलेक्शन में स्पैम हम दोनों जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, हम दोनों को इंटरव्यू की कॉल स्पैम में चली गई थी। अच्छा, आपकी भी स्पैम में थी? जी मेरी भी स्पैम में थी। मैं अभी जहां बैठा हूँ ये स्पैम में गई तो थी। वो आप चेक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपने बता दिया कि जो इन्फॉर्म कर देंगे वो, आपको ईमेल आ गई, आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया। अब प्रोसीजर है कि आपने वीजे के लिए जाना है। ओके, अब क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वायर हैं और क्या प्रोसेस, आप ये सारा बता दें। यूनिवर्सिटी से आपको एनरोलमेंट समरी मिलती है और एडमिशन लेटर मिलता है।
ठीक हो गया। मैं ये जितनी भी टॉक हमने लास्ट 5 to 10 मिनट्स में की है, ये पीएचडी के बारे में थी। ठीक ठीक है, हो एमएस का भी क्वाइट सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज है, गया। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर हम पीएचडी की बात एक इंटरप्ट करूंगा, हम्म, मैं एक क्वेश्चन काफी टाइम से भूल चुका था, फिर आप ये बात कंटिन्यू करना। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये बताएं, बहुत सारे लोग जीपीए के ऊपर बात करते हैं, वो हम लोग भूल गए थे, उसके ऊपर पहले बताएं फिर इसकी तरफ आते हैं। क्या जीपीए पूरे प्रोसेस में मैटर करता है? ये जनरल क्वेश्चन होता है और हर बंदा के माइंड में ही होता है, अप्लाई करते हैं। पीएचडी में नहीं करता, डज नॉट मैटर। मैंने नहीं सुना आपका आज तक 2.5 भी हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता आपको? नहीं, मैटर नहीं करता। फिर भी जब वीडियो अपलोड होगी, मे बी अगर मुझे पता चला तो आप बीच में टेक्स्ट ऐड कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, मैंने किसी से नहीं सुना। जितने मेरे साथ आए हैं मोस्टली 3 से ऊपर सीजीपीए है मास्टर्स के अंदर, अगर पीएचडी की बात करें। और अगर हम मास्टर्स की बात करें, आई हर्ड कि 3 से ऊपर होना चाहिए, 3 से ऊपर 4 में से सीजीपीए होना चाहिए, मैंने सुना है। ठीक हो गया। लेकिन मैंने इससे कम वाले भी देखे हैं, हम्म, पीएचडी के अंदर भी मास्टर्स के अंदर भी देखे हैं। ठीक हो गया। लेकिन वही बात है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है ये। ठीक हो गया। हाँ, अगर मास्टर्स में अगर आपका है, क्योंकि पीएचडी में आपका सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, आपकी पब्लिकेशंस के ऊपर। मास्टर्स में आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं, जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे, क्योंकि मास्टर में इंटरव्यू नहीं होता। मास्टर का इंटरव्यू एम्बेसी लेती है। पीएचडी का इंटरव्यू इटली के केस में ऑनलाइन पैनल ले चुका होता है, आपका स्कॉलरशिप होता है, तो आपको इतना इश्यूज नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन मास्टर्स के लिए जितना अच्छा सीजीपीए होगा, उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। ठीक हो और गया। मास्टर्स के लिए इटली की हम बात करें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो 70-80% यूनिवर्सिटीज आपका आइट्स नहीं मांगती। वो आपसे क्या कहती हैं, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उसी यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लेना है, वो काफ़ी है। लेकिन आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन हाई है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी हाई है। तो एम्बेसी क्या करती है, मोस्टली जिन लोगों की आइट्स नहीं होता, उनको रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, आपके पास जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अच्छे जितना आप डॉक्यूमेंट्स प्रूव होंगे, कर सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइट्स की बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक हो गया। मेरे साथ कितने पाकिस्तानी हैं, सबका आइट्स, विदाउट आइट्स यहाँ पे मास्टर्स के लिए आए हुए हैं। ठीक हो गया। हाँ, और अब आते, आप बात कर रहे थे वीज़ा की। वीजा पे अब आए थे। पहले मैं पीएचडी का डिस्कस कर देता हूँ। पीएचडी में जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, वो आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं, एडमिशन लेटर भेज देते हैं। साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट समरी भेज देती हैं। इनरोलमेंट समरी का मतलब आपने जहाँ पे एनरोलमेंट करनी है, उसके बाद आपको एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड होती है, वो भेज देते हैं। लेकिन वो पीडीएफ फॉर्म नहीं भी है पीएचडी में, कोई इशू नहीं है। आपके पास वो ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर होना चाहिए, जिसपे लिखा होता है 1 ईयर इसको 16,000 17,000 यूरो मिलेंगे, 18,000 यूरो मिलेंगे, और 3 ईयर्स की इसकी पीएचडी है, वही लगाना है आपने। और साथ आपने अपने पासपोर्ट एक्सेट्रा बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अपॉइंटमेंट का, पाकिस्तान में आपको पता है वैसे बुरे हालात हैं, अपॉइंटमेंट इटली के लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिलती है। और मेरे ख्याल में यहाँ डिस्कस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। बस यही है कि जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिलता है, आपने पाकिस्तान एम्बेसी में, इटालियन एम्बेसी में आपने कॉल करनी है और वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जैसे अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, आपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। पीएचडी में अगर आप स्कॉलरशिप में हैं, आपने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं लगाना। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जहाँ से मास्टर्स की है वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगाना है आपने। अगर आप कॉमसेट से पढ़े हुए हैं, नस से पढ़े हुए हैं, आपने कराची से पढ़े हैं, लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और वही काफ़ी होता है। चाहे आप मास्टर्स के लिए हैं, चाहे पीएचडी के लिए हैं, दोनों के लिए देना ज़रूरी है। लेकिन मास्टर्स के लिए ज़ाहिर है, अगर आपके पास आइट्स होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आइट्स के ऑल्टरनेटिव जितने भी हैं वो भी आप कर सकते हैं, टॉफल हाँ जी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी आइट्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। तो आपने ये बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। इसमें आई थिंक मिस कर गए डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशंस की, हमने बात की एंड पे। हाँ जी, नहीं मैंने बात नहीं की, आप अच्छा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा किया आपने पूछ लिया। अगर आपने इटली में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हाँ, आईबीसी से, सनद भी बोलते हैं हम संत लोग। बोलते हैं उर्दू में, वो आईबीसी से आपके वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना बैचलर, अगर बैचलर के बाद मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो बैचलर्स को आपने अच्छे से वेरीफाई करवाना है। अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट दोनों। दोनों को, अगर आप पीएचडी के आ रहे हैं तो मास्टर्स को भी इस तरह और आपने, मैट्रिक की भी आपकी सर्टिफिकेट, जो सनद और जो है मार्कशीट, दोनों करवानी है। नहीं, जस्ट आपने सर्टिफिकेट करवाना है, मार्कशीट नहीं करवाना है। जैसे वो क्योंकि करवानी आपको याद होगा 10th और 12th के ऊपर पूरे मार्क गिवन होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर ही मार्कशीट गिवन होती है। होती है, लेकिन बात नहीं, केसेस में आपको जैसे, रिजल्ट कार्ड नहीं करवाने, अच्छा, आपको जस्ट बट आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन की आपको डिग्री और जो है ट्रांसक्रिप्ट दोनों करवानी है। मास्टर्स और मास्टर बैचलर के दोनों करवानी है। अच्छा, दोनों आपने टेस्ट करवा। जब वो दोनों आपने करवा लेनी है, आपने फिर उसको मोफा से करवाना है। एक क्वेश्चन,
जैसे हमारे केस में था जहाँ से मैंने बैचलर किया था, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट 2 पेजेस की है, हाँ दोनों पेजेस होने चाहिए। जी दोनों होने चाहिए, ये भी बिल्कुल बिल्कुल दोनों ये होने चाहिए। ठीक हो गया। नहीं वो ये क्वेश्चन करना बनता नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस नहीं चीज नहीं के नहीं, ऊपर वो ना। तो आपका पार्ट है ना, एक पेज पे या 2 पेज पे आपको सबको करवाना दोनों पड़ेगा। जितने भी हाँ पेजेस जी हो दोनों गया। करवाने अच्छा, पड़ेंगे। ठीक हो गया। जैसे ही आईबीसीसी के बाद एचईसी से हो जाती हैं, आपने मोफा से करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करना है। जब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे आगे वहां से जब होंगे, एचईसी से रिसीव आएंगे, कर लिए। मोफा मोफा तभी करता है जब एचईसी से वेरीफाइड हो। अदरवाइज एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन आईबीसीसी, अफेयर्स आपकी आईबीसीसी भी जी जो आईबीसीसी मेरे ख्याल में 10th और 12th को करता है सबसे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं वो आगे जो है वो आपका एचईसी का काम, हायर एजुकेशन काउंसिल का काम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपने मोफा जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टैम्प करेगा, और सिंगल डे में आपको पता दे देता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप एक रजिस्टर्ड इटालियन ट्रांसलेशन ऑफिस चले जाएंगे, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं। तो इवन के एम्बेसी की वेबसाइट पे भी गिवन है, मैं भी आपको अच्छा। लिस्ट दे दूंगा, आप नीचे लिंक में ऐड कर दीजिएगा। हम्म, तो वहां से आपने उसको ट्रांसलेटेड करवाना है। वो ट्रांसलेट नहीं करते जब तक मोफा से टेस्टेड ना हो। अच्छा, मोफा के बाद वो लोग जी ये करते स्टेप हैं। बाय स्टेप चलता है। पहले ठीक हो आपने गया। आईबीसीसी करना है, फिर आपने एचईसी करना है, फिर आपने मोफा जाना है, फिर मोफा से आपने इटालियन में डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, देन आपने एम्बेसी जाना है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीए और एमए किया होता है, 4 इयर्स की डिग्री इकट्ठी नहीं की होती, तोड़ तोड़ की होती हाँ, है। 2 इयर्स। या जिसने बी कॉम और एम कॉम किया होता है, जिसने बीएससी एमएससी की होती है, उनको लग रहा था उन्होंने मास्टर किया हुआ है। नहीं, एक्चुअल में उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की होती है। क्योंकि आप नाम पे मत जाएं, आपने देखा अगर पाकिस्तान में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है तो आप यहाँ के मास्टर्स करेंगे। अगर पाकिस्तान में 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, यहाँ के पीएचडी करेंगे। मतलब आपकी 16 इक्विवेलेंट टू, जैसे मास्टर मींस ऑल द टाइम की जो 16 है ना, उसके लिए एमफिल का होना जरूरी है। जी जी के उसकी अच्छा होना जरूरी है। पीएचडी के। इसको सिंपल रखते हैं, मैंने जैसे बताया था 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब आजकल के टाइम की बैचलर। ठीक हो गया। 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब आजकल के टाइम का मास्टर्स। ठीक हो गया। तो जिन स्टूडेंट्स ने तोड़ तोड़ के 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है, बीएससी या एमएससी, बीकॉम या एमकॉम, या जिन्होंने बीए या एमए किया हुआ है, सम स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, बीए के बाद 3 इयर्स का एमबीए वगैरह किया होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इन सब स्टूडेंट्स को एचईसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपने बीएससी की है, एमएससी की है, आप एचईसी के पास जाएंगे, और इस केस में आप अपनी डिग्रीज जो है, अगर बीए है या एमएससी है, ये दोनों डिग्री है, या बीएससी है, जो भी है, आपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट से उनको वेरीफाई करना है, फिर एचईसी के पास जाना है। ठीक हो गया। एचईसी के पास जाके आप उनसे कहेंगे मुझे एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे दें जिसपे ये मेंशन होता है कि इसकी ये डिग्री जो बीएससी है या एमएससी है, ये इंटरनेशनली बैचलर्स के इक्वल है। ठीक हो गया। तो जब वो डिग्री होगी तब आप इंटरनेशनली अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। बस पूरी दुनिया में आपको पता है 4 इयर्स डिग्री चलती है एफएससी के बाद, या 12th क्लास के बाद, या 3 इयर्स चलती है। तो इस तरह तो उनके लिए जरूरी है कि उन्हें इक्वल सर्टिफिकेट। बट एक और केस में बात लंबी हो जाएगी। मैंने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 5 इयर्स की बैचलर करके आते हैं। मतलब आपने 12th तक एजुकेशन की, 5 ईयर की वो बैचलर करते हैं, डायरेक्ट उनको पीएचडी में मिल जाती है। ऐसे भी केसेस देखे हैं यहाँ पर। 4 इयर्स की बेसिस भी पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अच्छा। इटली में नहीं मिलता। अच्छा, इटली में नहीं होता। या आप बात कर रहे हैं यूके की, या आप बात कर रहे हैं That's why I ऑस्ट्रेलिया think की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी है। हाँ, स्वीडन के अंदर भी स्वीडन में आपका- इसे बोलते हैं एमफिल लीडिंग पीएचडी, ये एमएस लीडिंग बट पीएचडी। इसके बिहाफ पे ये भी होगा, जैसे आपके यहाँ इटली के अंदर फिर 3 इयर्स की पीएचडी होती है। नहीं, हाँ इटली में तो 3 साल की। हमारे यहाँ फिर 4 इयर्स की चली जाती है, आपका एक एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ता है। मीन्स ये मुझे इस चीज का खैर ये बहस हो जाएगी इस चीज पे। देखिए आप इस चीज को छोड़ दें, आप स्वीडन आ रहे हैं, जिस मर्जी कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ 4 ईयर की पीएचडी है तो 4 इयर्स की करनी पड़ेगी। दे डोंट केयर कि पीछे आप क्या करके आ रहे हैं। खैर ये बहस काफी आगे निकल जाएगी। जी, हम आए इस तरह थे। आप देखा जाए तो हाँ। यूके के अंदर 1 साल का मास्टर है। हाँ बिल्कुल। वो चीज छोड़ दें फिलहाल, खैर क्योंकि हमारी ये वीडियो काफी लंबी इटली हो के गई है, बारे में है। तो इटली पर ही हाँ, तो इटली पे ही रहेगी। मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं, एसएमएस भी आते हैं, क्योंकि मेरा नाम जो है, मैंने बताया स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर जो पीडीएफ फाइल अपलोड बिल्कुल। होती है, तो उसमें एज अ क्या नाम, अनवार, किस नाम से आपका पूरा कंप्लीट नाम उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मेरी वहाँ पे ईमेल गिवन है, अनवारुर रहमान के साथ अच्छा, ईमेल गिवन है। लोग अच्छा, मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छा, इश्यूज हो, मुझे ईमेल्स भी ठीक आ हो रही गया। होती हैं। तो ये क्वेश्चन होता है जी, बीएससी की हुई है तो एमएससी की हुई है तो मेरा तो मास्टर पहले से ही है। नहीं, आपका मास्टर नहीं है, ना ही आप यहाँ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते जब तक इक्विवेलेंसी नहीं है आपके पास। ठीक हो गया। इक्विवेलेंस एचएससी से लेना जरूरी है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि जी आपने ट्रांसलेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट से लेकर अप टू जो भी स्टडी है सारे ट्रांसलेट करवाने हैं। बिल्कुल। आइदर सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्शन,
एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने सारे हैं, जिसमें सारे आपकी सारे के सारे। अच्छा, अगर वो बैचलर की है तो ट्रांसक्रिप्ट भी करवानी है, तो डिग्री भी करवानी है। जब आपने सारे करवा लिए हम्म। कितने दिन लेता है, पहले तो क्वेश्चन ये, दूसरा करवा के आपको हैंड ओवर करेंगे फिर आपने एम्बेसी जाना है या क्या वो? जी जी जी। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट इटाली में ट्रांसलेटेड आ जाएंगे हम्म, तो वो साथ लेके जाने हैं, ये ठीक हो कंपल्सरी गया, है, कंडीशन है, अदरवाइज आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आपके पास डॉक्यूमेंट्स खुद आप रिसीव करके जाने, वो डायरेक्ट वो कर देते हैं पोस्ट? नहीं नहीं, आपने खुद लेके जाने हैं आपने साथ। ले लिए हम्म। और आपने फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी से या डायरेक्ट आप जा सकते हैं पहुंच? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। इटली की केस में अपॉइंटमेंट लेना इट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 3 कह लें, अच्छा। क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ये पाकिस्तान हम्म, में जो लोग इटली से हैं, जो आए हैं, उनको पता है कि बहुत मुश्किल है। हम्म, आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में उन्होंने 2-3 फ़ोन नंबर्स दिए हैं, हम्म, आपको कॉल करके ईमेल ले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले ईमेल थी, ईमेल आपको करनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट मिलती थी। हम्म, अब वो एक बहुत, आप कह सकते हैं कि हेडेक है टोटल अपॉइंटमेंट लेना। हम्म। शायद कंपटीशन ज़्यादा है, शायद लोड ज़्यादा है, या जो भी है, आजकल आपको कॉल करनी पड़ती है। समटाइम कॉल मिलती है, समटाइम कॉल, नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करनी अपॉइंटमेंट के पड़ती लिए है? कॉल करनी पड़ती है। अच्छा तो अच्छा। जब आप कॉल कर रहे हो तो आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वो नंबर आपको याद होना चाहिए। वो पूछते हैं कि कौन सा नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड करना है, तो उसी नंबर पे आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी कब अपॉइंटमेंट है। फिर अपॉइंटमेंट के बाद मुझे बताएं, अपॉइंटमेंट की जो फीस लगती है वो सारा कुछ? अपॉइंटमेंट की कोई फीस नहीं, ऑब्वियसली वो तो फ्री है। हाँ, अपॉइंटमेंट मिलेगी, या आप कहेंगे इस्लामाबाद में जैरी ऑफिस है। ठीक हो गया। अभी कुछ लोग उसे गैरीज बोलते हैं, कुछ जैरीज बोलते हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ चले जाना है। आपको पता है कॉन्सर्ट के साथ ही करके ऑफिस है। बिल्कुल। कुछ समटाइम ये होता हो सकता है वो आपको डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर कॉल कर लें। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कराची के अंदर जो लोग, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, जो केपी के लोग हम्म, हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो इस्लामाबाद जाएंगे। हम्म, जो कोयटा के हैं, या जिसे हम बलूचिस्तान बोलते हैं, या सिंध के हम्म। लोग हैं, वो वो लोग जो कराची। हैं वो वहाँ कराची जाएंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान का नहीं पता, कश्मीर ऑब्वियसली ये भी उसमें ही आएगा, इस्लामाबाद में ही आता है कश्मीर के ये सर्टिफिकेट उसके पे। नियर बाय आता है तो जी, आपको तो वहीं मुझे पड़ जाए। गिलगित बल्तिस्तान का नहीं आइडिया, तो ठीक हो उसका गया। क्या प्रोसीजर है। तो आपको कॉल आती है, अगर आपको इस्लामाबाद में थर्ड पार्टी जैसे जैरी और गैरी ऑफिस है, हम्म, तो वहाँ जाएंगे तो उनकी सर्विसेज चार्जेस अपने हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे केस में 22,000 रुपीज़ लगे थे, जिसमें वीज़ा फीस भी थी। वो जो इक्वलेंसी डीओवी मैंने बताया था आपको ज़रूरी है, हम्म, उसकी फ़ीस भी थी। इस्लामाबाद में अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी चले जाते हैं तो उसकी फ़ीस कम है। ठीक हो गया। और जब आपने कर दिया अप्लाई, नॉर्मली कितना अर्सा प्रोसेस लेता है आपको फाइनली वीज़ा मिलने में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर डिले हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के साथ ये भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे क्या फर्दर करना चाहिए अगर यूनिवर्सिटी कहती है इस पीएचडी डेट्स पर के है? केस में चले, पीएचडी के केस में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं डिले, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोफेसर के साथ पैचअप में आ जाते हैं और काम हम्म, कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब दो किस्म की पीएचडी मैं बता देता हूँ। एक नॉर्मल पीएचडी है, हम्म, नॉर्मल कॉल बोलते हैं, प्रोजेक्ट डिफाइन नहीं होता, प्रोजेक्ट हम्म, एरिया डिफाइन होता है। हम्म, तो उसमें आपने नॉर्मल काम करते रहना साथ साथ। जिस पोजीशन पे मैं आया था वो प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन है, जिसे पॉन पोजीशन बोलते हैं, पीएनआर पोजीशन भी बोलते हम्म, हैं, जिसमें सब कुछ डिफाइन है। हम्म, आपने यहाँ पे आके प्रपोजल दोबारा नहीं बनाना है कि मैं इस पे काम करूंगा। हम्म, मुझे बताया हुआ है कि लेट्स सपोज आपने इस एरिया में काम करना है तो इसी में काम करना है और इसी पे ही पूरी पीएचडी करनी है। ठीक हो ये गया। पॉन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पीएनआर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी फंडेड पोजीशन हम्म, होती है। अब मेरे केस में मैं एक फूड पैकेजिंग कंपनी के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक हो मेरे गया। कुछ फ्रेंड पीसा के अंदर हैं, वो रेलवे के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उसी पे पीएचडी करेंगे। हम्म, जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें प्रोफेसर कहता है ठीक है आप स्टडी करें, प्रपोज आइडिया करें और लेके आएं, क्योंकि वो प्रोफेसर को एरिया पता होता है, लेकिन उस एरिया को रिफाइन करना बाकी होता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन है उस पर आपको एरिया डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सब चीज़ डिफाइन है। आप A to Z जा सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं करनी होती आपको। अब वो पीएनआर या पॉन पोजीशन के अंदर आपसे प्रोफेसर समटाइम पूछ लेता है अब कब से पीएचडी स्टार्ट करना चाहते हैं। हम्म, मेरे केस में मुझसे पूछा था कि आपने चाहे तो आप जब आएंगे तब से स्टार्ट कर दीजिएगा, आप चाहें तो अभी से स्टार्ट कर लें। तो वो आप स्टार्ट कर लेते हैं, आपसे 2 महीने 3 महीने कह देंगे जी मैं आके ही पीएचडी स्टार्ट हम्म, करूंगा, वो उसी मंथ से स्टार्ट होगी। लेकिन जो नॉर्मल पीएचडी की पोजीशन है उस पर ऐसा नहीं होता, वो जिस डेट को लिखी हुई है उस डेट को स्टार्ट हो जाएगी। अब 6 महीने लेट आए, 5 मंथ लेट आए, जितने भी है वो चलता रहता है। अच्छा। और अगर एमएस की बात करें, अब एमएस में ये है कि एमएस का क्राइटेरिया हम भूल के एम्बेसी का, ये जो मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बताया था ये एक आइडियल सिनेरियो था पीएचडी के लिए। ठीक हो गया। अब आपका वीज़ा कितने टाइम के बाद आता है? वीज़ा जल्दी लग जाता है, लेकिन जो वो डीओवी इक्विवेलेंस बनती है, हम्म, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बोलते हैं,
उस पर बहुत टाइम लगता है। अच्छा। उसके लिए 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट सिनेरियो में 1 महीने में, 1.5 महीने में वीज़ा आपका मिल जाता है। एमएस के केस में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पीएचडी को अपॉइंटमेंट 2 महीने में मिलती है, लेट्स से 3 to 4 मंथ में मिल जाती है, तो एमएस के केस में अपॉइंटमेंट 6 to 7 9th मंथ तक चली जाती है, जैसे आपके भाई का सिनेरियो भी है, मेरे ख्याल में उन्होंने अप्लाई हाँ, किया था। उन्होंने एमएस के लिए अप्लाई अभी तक किया उनको था। 6-7 मंथ होने वाले नहीं मिली। तो लेकिन बिल्कुल। पीएचडी को जल्दी मिलती है, उन्हें पता होता है पीएचडी के पास स्कॉलरशिप है, इनकी सारी चीज़ें फुलफिल्ड हैं, क्राइटेरिया पूरा है, तो जल्दी दे देते हैं। एमएस में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, खासकर जो पंजाब के केपीके के लोग हैं। मेरे ख्याल में जो कराची के लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बहुत ईजी है। कुछ टाइम पहले तक तो वो वॉक इन जाके अपॉइंटमेंट लेते थे, तो आजकल सुना है कि उनका ऑनलाइन कर दिया, लेकिन इट्स क्वाइट सिंपल, हमारी तरह नहीं जो पंजाब और केपीके के लोग हैं उन जैसा नहीं है। ठीक हो गया। वहाँ उनके लिए आसानी है, तो वो इजीली ले सकते हैं। तो एमएस को जब अपॉइंटमेंट मिलती है, तो उन्होंने उनका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनका स्कॉलरशिप नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप होता है एमएस के लिए, अदरवाइज उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। एमएस वालों ने। एमएस वालों ने आइल्स देना होता है, अगर उन्होंने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना है यूनिवर्सिटी से लेके। साथ बैंक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंटरव्यू के दौरान आपको जज कर लेते हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं। बैंक स्टेटमेंट में कुछ लोग ये करते हैं 10-15-20 लाख उठाए और रख दिए, नहीं। बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए आपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो ठीक है कि 1 लाख 1 महीने का लेट्स सपोज आ रहा है, एक सैलरी आ रही है, ठीक है, ये बंदा जो है वो लीगल है। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं, बैंक कुछ चार्जेस लेता है, लेकिन बिल्कुल। स्टेटमेंट शुड बी के मनी ट्रेल होनी चाहिए, प्रूव हो कि यार ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना 5-6 लाख उठाए, 10-12 लाख उठाए रख लें, उन्हें पता चल जाता है इसने तो पैसे किसी ने पकड़े हैं, मतलब सस्पेक्ट ना फील हो उसके सस्पेक्ट अंदर। फील ना हो। आप पैसे निकालें हम्म। और यूज करें, फिर निकालें, यूज करें, पता चले जी ठीक है रनिंग अकाउंट है, ये लोग बाकी वहां जाके हम पे बोझ नहीं बनेंगे। रफली कितनी ऑलमोस्ट चाहिए थी? रफली आई थिंक 30 लाख के। नहीं, मास्टर्स का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आई होप सो। इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा होता है तो माइट बी 30-35 कर नहीं, लें। मैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। नहीं, मैं पूछ के बता दूंगा, आप बीच में ऐड कर लीजिएगा बाद में, ठीक हो तो ये गया। हो सकता है। ठीक हो गया। आपने ये सिनेरियो बता दिया कि ठीक है मेरे वीजा ख्याल में प्रोसेस। आपको एक और वीडियो करनी चाहिए जो जस्ट मास्टर्स के ऊपर हो। मेरे पास हाँ कुछ वो कैंडिडेट्स हैं, हाँ हम लोग। ठीक हो कैंडिडेट्स गया। हैं, मैं आपको उनका लिंक करवा दूंगा, आप उनका एक इंटरव्यू कर लें। ये तो ओवरऑल जनरल सिनेरियो हमने दिया ना कि क्या नहीं, प्रोसेस होता है पीएचडी का मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, शायद मास्टर के आई कुछ थिंक जो क्वेश्चन मास्टर बाकी वाले भी सुनेंगे वो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडमिशन के मिलेगी। लेवल तक वो सब कुछ मैं जो बताना था बता चुका हूँ आपको। अच्छी यूनिवर्सिटीज मास्टर्स में बहुत कुछ डिमांड करती हैं, पीएचडी में भी वो एक्स्ट्रा डिमांड करती हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोसीजर जो मैंने बताया वो सेम है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया। आई थिंक होप सो के ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपने कहा कि वीजा प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ आगे। अच्छा, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टाइपेंड, इतना इनफ होता है कि आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो कि नहीं जनरली, या वेरी कर रहा होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, डिफरेंट सब कुछ? पीएचडी के लिए एक सिंगल पर्सन के लिए इनफ है। अगर आप मिसेज साथ लाते हैं, बच्चे नहीं है, तब भी मेरे ख्याल इनफ है। ठीक हो गया। क्योंकि मिसेज, हाँ, इटली में फैमिली को लाना भी एक बहुत बड़ा काफी headache मुश्किल है आई थिंक। बहुत बड़ा हेडेक है। अच्छा। लेकिन फिर भी आपके पास सिंगल रूम होता है, अगर आपकी अकेली मिसेज है तो आप इजीली उसके साथ वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो इटली का जो स्कॉलरशिप पीएचडी का है वो काफी इनफ होता है एक सिंगल पर्सन के लिए, बहुत एक रीजनेबल अमाउंट है। लेट्स सपोज कम से कम आजकल के टाइम पे 1200 यूरोस पर मंथ मिलते हैं आफ्टर टैक्स, तो मेरे ख्याल में एक इनफ एक सिंगल पर्सन के लिए। कुछ एरिया में, हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया। मैं मिलान के साथ एक सिटी में होता हूँ, अगर मिलान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन के चार्जेस भी मिलते हैं। समटाइम्स वहाँ आपको खाने पीने के लिए 12 यूरोस का एक कूपन मिलता है डेली बेसिस का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जितनी छोटी यूनिवर्सिटीज होगी वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आपको जस्ट 1200 यूरोस ही पर मंथ मिलेंगे। ठीक हो गया। मास्टर्स की बात करें, और मास्टर्स में मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, जब पाकिस्तान में आप बैठे होते हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं या बांग्लादेश में बैठे हैं, तो वहाँ पे बैठे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सीलेंस के नाम से स्कॉलरशिप, अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, आने से पहले ही वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा। अगर आने से पहले मास्टर्स के स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही वो एम्बेसी में वो स्कॉलरशिप लेटर साथ लगाते हैं, तो 90% वीज़ा सक्सेस में चला जाता है। जिस बंदे के पास स्कॉलरशिप नहीं है उसका वीज़ा 50-50 होता है। लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उनके पास एक्सीलेंस स्कॉलरशिप था, तो उन्होंने साथ मास्टर्स के इंटरव्यू के लिए जब अपेयर हुए हैं एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा इनके पास स्कॉलरशिप है, साथ ही उनको वीज़ा मिल गया। अच्छा। जिनके पास वो वीज़ा नहीं हो, वो स्कॉलरशिप लेटर नहीं होता मास्टर्स के लिए एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के नाम के, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिस बच्चे का
एडमिशन हो जाता है मास्टर्स का, उससे चाहिए वो अपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करे, बताए कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या नहीं। ठीक हो गया। और सेकंड ईयर के जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे DSU के नाम से रीजनल स्कॉलरशिप एक आता है मास्टर वाला भी। मास्टर्स वालों के लिए। उस स्कॉलरशिप में आपको 7 to 8,000 मे बी 6 to 8,000 के दरमियान, यूरोस के दरमियान मिलते हैं 1 ईयर के लिए। और साथ ही आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है, एकोमोडेशन का स्कॉलरशिप मिलता है, साथ ही बस कार्ड के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, साथ ही खाने पीने के लिए आपको एक 10 to 12 यूरोस भी मिलते हैं और डेली के। ये स्टडी उनके लिए फ्री होती है स्टडी, हाँ, मास्टर के वेरी लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास्टर्स के लिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, वैसे बहुत कम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में कोई फीस नहीं है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। PhD के लिए जब भी यही है, बता रहा हूँ, यहाँ पे हाँ, कोई फीस नहीं है। हाँ, PhD में ये होता है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको एनुअल टैक्स पे करना पड़ता है, वो ठीक हो होता गया। है अप टू 200 यूरोस। और मास्टर में नहीं कर, मास्टर में नहीं मास्टर में भी करना? होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको वो खुद अप्लाई करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी दे रही होती है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मेरे सिनेरियो में आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो हार्डली होता है 150, 160, 170, 180, 200 यूरोस तक होता है। लेकिन इटली में कुछ रीजन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे मेरे हिसाब से फ्लोरेंस का एक रीजन है, वहाँ पे जो एनुअल फीस है वो 400 तक भी चली जाती है, 300 तक भी चली जाती है। लेकिन ये वन टाइम देनी पड़ती है, या आपको हर मंथ नहीं देनी पड़ती। मेरे केस में ये 135 है। अच्छा, जो एक और क्वेश्चन मेरे जहन में है, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। एक तो क्वेश्चन जहन में यह है कि आफ्टर PhD या आफ्टर बैचलर क्या 1 साल का वीजा या जॉब सर्चिंग वीजा मिलता है कि नहीं? एक तो ये, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लोग होते हैं हम जाएंगे यूरोप, घूमेंगे फिरेंगे, क्या आपको शेंजन एक्सेस होती है कि नहीं? आप डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हो कि नहीं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। जी, PhD के केस में अगर आपकी 3 इयर्स की PhD है, जैसे PhD फिनिश होती है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं सर्च फॉर वर्क की, 1 साल की आपको वीज़ा मिलता है। आपकी जो रेजिडेंसी होती है वो एक्सटेंड कर दी जाती है 1 साल के लिए? हाँ, इसे मेरे ख्याल में, अगर इटालियन मुझे सही नहीं आती, इसके चिर्को दी लवोरो बोलते हैं। अच्छा। चिर्को बोलते हैं, सर्च को, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो मतलब सर्च फॉर वर्क के लिए आपको 1 साल का रिन्यूअल मिलता है। ठीक हो गया। दोनों केसेस में, मास्टर में भी और PhD में भी, आपको जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आपने डिग्री साथ लेके जानी है, उनको दे देनी है, वो आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं। आप सर्च कर सकते उस आप पूरे यूरोप में सर्च कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरा रहे कि आपको शेंजन वीजा, ऑब्वियसली आप यूरोप में आ रहे हैं, ये अभी स्वीडन में बैठे हुए तो ये मैंने यूरोप में आप आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ आपको इटली की मिले, नॉट आप पॉसिबल। ट्रैवल कर सकते हैं विद आपको यूरोप। आपको जो वीजा मिलेगा वो भी पूरे यूरोप के लिए, जो शेंजन एरियाज हैं वहां आप जा सकते हैं। इवन शेंजन एरियाज के अलावा भी जा सकते हैं आप, जैसे बल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, दूसरे वहां भी जा सकते हैं आप। और आपकी जो परमिट मिलेगी, जैसे इटली में परमेसो डी सोजोर्नो बोलते हैं, आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं आपके परमिट को, तो वो वैलिड होता है पूरे यूरोप में अप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया। घूमने फिरने के लिए। आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी इस वीडियो में। जो भी उन लोगों को क्वेश्चन हुआ नीचे मेंशन कर देंगे। अच्छा, वीडियो के एंड करने से पहले अनवार भाई, अगर आप 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड में सारा कुछ समअप कर दें जो हमने बात की, डॉक्यूमेंट्स और ये वो, तो वो यूजर के लिए बेटर रहेगा ना? देखिए, चाहे PhD है चाहे मास्टर्स है, पहले नंबर 1 पे आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 100% कंप्लीट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप वेरी क्लोज हो कंप्लीट करने के, आपको श्योरिटी हो विद इन 5 to 6 मंथ आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। और मैं यूनिवर्सिटी से टाइम ले रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी मुझे टाइम दे दी कि मैं अपलोड कर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, दोनों सिनेरियो के लिए रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक हो गया। आप उनको समझा सकें। PhD में तो सारी गेम ही रिसर्च प्रपोजल की है, जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा आप मैक्सिमम जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मास्टर्स के लिए अगर आर्ट्स कर लें, वेरी वेल, वेरी वेल, क्योंकि आर्ट्स करने से आप इटली के अलावा भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स के लिए आपको पता है इरास्मस मुंडस के नाम से वेरी फेमस स्कॉलरशिप है, आप उसमें भी अगर आपके पास आर्ट्स हो जाता है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी चीज़ें, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, रेफरेंस लेटर हैं, लेटर ऑफ स्टेटमेंट्स है, मोटिवेशन लेटर हैं, वो एक आप किसी टाइम भी बना सकते हैं। तो सेकंड इटली के लिए थर्ड फोर्थ नंबर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अप्लाई की है, यू हैव टू लुक योर सेल्फ कि कहाँ पे लिस्ट लगनी है, कब लगनी है, क्योंकि 70-80% यूनिवर्सिटीज आपको इन्फॉर्म नहीं करती, और ये आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा साथ साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करके कैसे करना है, तो मैं अपने सिनेरियो में मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी, जो मोस्टली अदर जो भी लोग बता रहे होते हैं वीडियोस के बारे में या स्कॉलरशिप के, वो यही कहते हैं कि एक्सेल शीट बना लें, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कब डेडलाइन है, वो कब लिस्ट लगेगी, किस लिंक पे लिस्ट लगेगी, कितनी फीस है, एटसेट्रा, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे जो हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पे टू एनी ऑफ द
एजेंट्स हाँ, पाकिस्तान में ये very एजेंट्स important को है। पैसे पे आप करने की बिलीव जरूरत करें नहीं। कि अगर आप एक महीना लगाएं या डेली का 1 घंटा या डेली के 2 आवर्स भी स्पेंड करना शुरू करें ना, आफ्टर 2 मंथ आप इस काबिल हो जाएंगे, आप खुद अप्लाई कर सकेंगे। आई थिंक आप भी आप आए में बगैर किसी, कोई एजेंट की जरूरत नहीं मैं भी पड़ती। आया हूँ किसी एजेंट के बगैर आया हूँ, तो आप मोस्टली पाकिस्तानी के साथ ये इशू है कि जी हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं होता, कैसे बनाए रिसर्च प्रपोजल। मेरे ख्याल में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और अगर आपने थीसिस के साथ मास्टर्स किया हुआ है, थीसिस के साथ मास्टर जिन्होंने किया वो यहाँ आ सकते हैं, पीएचडी के अदरवाइज नहीं आ सकते। हाँ, वो हमारे प्रेफर यहाँ फिर कोर्स रिसर्च रिसर्च ही हाँ करवाते हैं, हाँ, तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव रिसर्च वो होता है। आपको पता है कैसे बनाना है। फिर भी इशू है तो ईमेल इनकी भी गिवन होगी, मेरी मैं भी गिवन होगी, आप पूछ सकते हैं। इनकी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा और आप इनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे चैनल पे भी आप ऑब्वियसली काफ़ी लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, मैं आंसर करता रहता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ समअप की है और काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो होगी, बोथ पीएचडी के लिए भी और मास्टर के लिए भी। काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर पड़ी भी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जो है ना डिफरेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो सकती है। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और फर्दर आपको कोई क्वेश्चन आप मेंशन करें और इसी तरह मैं फर्दर हम लोग जो है ना चीज़ों पे। एक चीज आप भूल गए हैं, हाँ डोंट फॉरगेट टू हाँ, डोंट डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फोर्सफुली हम लोग नहीं कहते, बस मैं चीज़ इन्फॉर्मेशन देना। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक और डिस्कशन के साथ। तब तक जो है हमें दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।